भारतीय भूगोल में भारतीय जलवायु अध्याय पढ़ाया जा रहा है। भारतीय जलवायु पर पहला वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। आज का वीडियो भारतीय जलवायु पर ये दूसरा वीडियो है। भारतीय जलवायु को मैंने पहले ही बताया था कि जलवायु दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। बहुत हद तक आपकी समझ इस पर निर्भर करेगी कि आप कल्पना कितनी अच्छी तरह से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जलवायु का महत्वपूर्ण घटक हवाएं होती हैं और हवाएं दिखाई नहीं देती हैं। मैंने ये भी बताया था, पहले ही वीडियो में बताया था कि आप सभी वीडियोस को जलवायु पर जितने भी वीडियोस में डालूंगा आगे 4 या 5 क्रम से देखिएगा। अगर आप जलवायु का पहला वीडियो देखे बिना सीधे दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि मैं एक सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा, क्रम से। आमतौर पर किताबों में अच्छा क्रम नहीं दिया हुआ होता है। मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा क्रम दूंगा। मैं इस अनसुलझी पहेली को एक एक करके सुलझाऊंगा, इसके तार को एक एक करके इस तरह से खोलूंगा कि एक बार आप सारे वीडियोस अगर भारतीय जलवायु को देख लें तो जिंदगी भर ये भूलेगा नहीं। सब्र रखना पड़ेगा। आमतौर पर मैं अभी भी भारतीय जलवायु के मुख्य टॉपिक पर नहीं आया। भारतीय जलवायु का मुख्य टॉपिक तीसरे या चौथे वीडियो में आएगा, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को समझने से पहले भी बहुत सारे महत्वपूर्ण घटक हैं मौसम के, जिन्हें कि आपको जानना चाहिए। तो आइए मेरे साथ बढ़ते रहिए। भारतीय जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं। एक बार इसे आप अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो भारतीय जलवायु पर। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। मैंने बताया था कि शीत ऋतु में वर्षा के 2 क्षेत्र होते हैं, एक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्य, पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्य, और दूसरा क्षेत्र है तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। शीत ऋतु में यानी जाड़े की ऋतु में दिसंबर से लेकर मार्च तक वर्षा के 2 क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के पहाड़ी मैदानी राज्य और कोरोमंडल तट। तो आइए इसी को हम थोड़ा सा विस्तार में समझें। जो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि है, शीत ऋतु में कैसे मौसम काम करता है, किन महत्वपूर्ण चीजों का प्रभाव पड़ता है भारत के मौसम पर, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जाड़े की ऋतु में, अच्छा जाड़े की ऋतु आती कब है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। भारत में शीत ऋतु तब आती है जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं, जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ने लगती हैं और यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य की तिरछी किरणें उस दौरान पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध गर्म होकर धधकने लगता है। यानी ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। जब भारत में दिसंबर के महीने में ठंडी होती है तो स्वाभाविक सी बात है ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी गोलार्ध में है वहां पर गर्मी होती है ना, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चली जाती हैं। तो जब सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी आ जाती है। तो आप इसे ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत में शीत ऋतु का आगमन इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में चली गई हैं। ये सब बातें तो मैं पहले भी आपको 50 बार बता चुका हूँ, आप जानते भी होंगे। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु में होता क्या है? शीत ऋतु कब से कब तक होती है? मोटा मोटा दिसंबर से लेके मार्च तक या फिर नवंबर से लेके फरवरी तक। तो शीत ऋतु में होता ये है कि आमतौर पर साल भर एक महत्वपूर्ण परिघटना घटती है हिमालय के उत्तर में। हिमालय नहीं मैंने लिखा है, हिमालय के उत्तर में एक महत्वपूर्ण परिघटना साल भर घटती है, उसका नाम है जेठ धारा। तो आप लिखेंगे कि हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया है, फिर तिब्बत है, फिर चीन है। तो शीत ऋतु में यानी जाड़े के मौसम में हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, तिब्बत और चीन, ठीक है, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में धरातल से, यह है आपका धरातल से 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली शक्तिशाली वायुधाराओं को, या ऊंचाई पर शक्तिशाली वायुधाराएं चलती हैं। फिर से हम रिपीट कर दें। आमतौर पर हिमालय के उत्तर में, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में धरातल से
6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल सीमा के पास, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है ना, तो क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा उसे क्षोभ मंडल सीमा कहते हैं। ठीक है, धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल सीमा के पास पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली शक्तिशाली वायु धाराओं को जेट धारा कहते हैं। हम फिर से रिपीट कर दें। आमतौर पर वर्ष भर हिमालय के उत्तर में, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल सीमा के पास पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली शक्तिशाली वायु धाराओं को जेट धारा कहते हैं। ठीक है, या जेट प्रवाह कहते हैं। चूंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है ऊपरी क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, धरातल के निकट नहीं बहता है ये वायु धारा ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रवाहित हो रही है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। चूंकि ये जेट धारा पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं पछुआ जेट धारा। आप समझ गए? पछुआ जेट धारा कहाँ चलती है? हिमालय के उत्तर में। कहाँ? मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में। धरातल से कितनी ऊंचाई पर? 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, अगला पॉइंट, जब शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन होता है, शीत ऋतु में सूर्य कहाँ चला जाता है? मकर रेखा पर चमकने लगता है। कर्क रेखा को सूर्य छोड़ देता है और मकर रेखा पर चमकने लगता है। तो शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो जेट धारा भी दक्षिण की ओर खिसक आती है। शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो जेट धारा क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है ना, बहुत ही ऊंचे आसमान में। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो जेट धारा भी थोड़ा दक्षिण की तरफ खिसक आती है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय जेट धारा के मार्ग में आ जाता है। जिस कारण जेट धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। आमतौर पर हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होती है गर्मी के दिनों में, लेकिन ठंडी के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो जेट धारा भी थोड़ी दक्षिण में खिसक आती है, ग्लोब पर थोड़ा दक्षिण खिसक आती है। इसके चलते हिमालय उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट धारा, पछुआ जेट धारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा और पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा। यहाँ मैंने लिखा है पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा। ठीक है, पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा, नेक्स्ट पॉइंट, पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान के ऊपर, हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला पछुआ जेट धारा, यहाँ पे प लिख दें, अर्थात पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान के ऊपर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वास्तव में पछुआ जेट धारा की यही दक्षिणी शाखा जाड़े की ऋतु में उत्तर भारत के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। वास्तव में पछुआ जेट धारा की यही दक्षिणी शाखा जाड़े की ऋतु में उत्तर भारत के मैदान पर या उत्तर भारत के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नेक्स्ट पॉइंट, पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा अपने साथ बहाकर भूमध्य सागर, फिर से बता रहे हैं, पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा अपने साथ बहाकर पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाती है। पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा अपने साथ बहाकर पश्चिमी विक्षोभ को भारत में या उत्तर भारत में लाती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही जाड़े की ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ एक हवा है, आगे हम बताएंगे। पश्चिमी विक्षोभ जो कि पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा के द्वारा बहाकर भारत में लाया जाता है, उसके द्वारा उत्तर भारत में जाड़े की ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हिमपात होता है, बर्फ के रूप में वर्षा होती है, और उत्तर भारत के मैदान में जलबूदों के रूप में वर्षा होती है। अगली हेडिंग आप डाल दीजिए पश्चिमी विक्षोभ। अगली हेडिंग आप डालेंगे पश्चिमी विक्षोभ।
ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ भारत के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में भूमध्य सागर है ना, यूरोपीय देशों के दक्षिण में, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी के दक्षिण में है भूमध्य सागर। तो जाड़े की ऋतु में इसके अंतर्गत पहला पॉइंट लिखिए, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात। पहले ये लिख लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात है, शीतोष्ण चक्रवात। नेक्स्ट पॉइंट, शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर पर बनने वाले भूमध्य सागर पर एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर के ऊपर एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है, चक्रवाती स्थिति पैदा हो जाती है हवाओं में। यह शीतोष्ण चक्रवात जेट धारा के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। भूमध्य सागर पर बनने वाला शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमा जेट धारा के माध्यम से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य सागर और रास्ते में कौन सा सागर पड़ता है? भूमध्य सागर से जब आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो क्या पड़ता है? काला सागर। काला सागर की पूर्व बढ़ते हैं तो क्या पड़ता है? कैस्पियन सागर, है ना। तो भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से होकर प्रवाहित होने के कारण इस शीतोष्ण चक्रवात में नमी की अच्छी खासी मात्रा ग्रहण कर ली जाती है। भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण यह शीतोष्ण चक्रवात नमी की अच्छी खासी मात्रा ग्रहण कर लेता है। यह शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमा जेट धारा के माध्यम से जब भारत में प्रवेश करता है तो इसे हम पश्चिमी विक्षोभ नाम देते हैं। यह शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमा जेट धारा के द्वारा प्रवाहित होकर जब भारत में प्रवेश करता है तो इसे हम पश्चिमी विक्षोभ नाम देते हैं। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमा जेट धारा द्वारा बहाकर भारत में लाई जाने वाली अत्यधिक आर्द्र हवाएं होती हैं। वास्तव में शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो भी वर्षा प्राप्त होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्र हवाओं से ही प्राप्त होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी राज्यों में अर्थात पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाने जाने वाले इस शीतोष्ण चक्रवात में नमी की अच्छी खासी मात्रा होती है तो इससे पश्चिमी बिहार तक वर्षा होती है। भाई पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है ना। आमतौर पर होता क्या है कि जब पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं तो उनसे होने वाली वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अपनी नमी वर्षा के रूप में वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक गिरा चुकी होती है। लेकिन अगर नमी की मात्रा अच्छी खासी है तो पश्चिमी विक्षोभ में अगर वर्षा की नमी की मात्रा अच्छी खासी है तो उससे पश्चिमी बिहार तक वर्षा होती है। उत्तर भारत में पंजाब से लेकर पश्चिमी बिहार तक ये वर्षा कर पाने में सक्षम होती हैं। कब? जब उनमें हवाओं में नमी की मात्रा अच्छी खासी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जब भारत में वर्षा लाई जाती है तो उस समय भारत में रबी फसल का मौसम होता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में रबी फसल का मौसम होता है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा हिमालय के पहाड़ी राज्यों में सेब की फसल के लिए, एप्पल की फसल के लिए लाभदायक होती है। जबकि उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में यह वर्षा
रबी की फसल के लिए अर्थात गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। गेहूं कब बोया जाता है? जाड़े के मौसम में बोया जाता है। जब बोया जाता है तो भारत के तमाम क्षेत्र हैं जहां पर ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में जब ठंडी के दिनों में दिसंबर और जनवरी में बारिश हो जाती है तो गेहूं की फसल को अच्छी खासी नमी मिल जाती है, तो उसे बढ़ने में और पकने में सहायता मिलती है। तो वही मैंने बोला कि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा हिमालय के पहाड़ी राज्यों में अर्थात हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में सेब की फसल के लिए और उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में रबी की फसल अर्थात गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा ही हिमालय की चोटियों पर हिमपात होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा ही हिमालय की चोटियों पर हिमपात होता है। क्यों? क्योंकि हिमालय की अधिकतर चोटियां हिमरेखा से ऊपर हैं, अर्थात वायुमंडल की वह सीमा जिसके ऊपर तापमान 0 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिमरेखा कहते हैं। वायुमंडल में एक ऐसी सीमा होती है लगभग 4400 मीटर के आसपास, धरातल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वायुमंडल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके ऊपर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल की विशेषता है कि जैसे आप धरातल से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तापमान धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो 4400 मीटर औसतन एक सीमा है जिसके ऊपर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और हिमालय की अधिकतर चोटियां 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो हिमालय की अधिकतर चोटियां हिमरेखा से भी अधिक ऊंचाई पर है। तो यही कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा हिमालय पर जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। क्यों? क्योंकि जल की बूंदें बर्फ के रूप में चेंज हो जाती है, क्योंकि तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है। तो चूंकि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा हिमालय की चोटियों पर हिमपात होता है, ठीक है, यही कारण है कि हिमालय की नदियों को गर्मी के दिनों में भी जल की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को गर्मी के दिनों में भी यानी अप्रैल और मई के महीनों में भी जल की कमी नहीं होती है, क्योंकि गर्मी आने पर हिमालय पर जो बर्फ की परतें जमी हुई हैं पिघलने लगती हैं गर्मी आने पर, और उनके पिघलने से हिमालयी नदियों को जल प्राप्त होता रहता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आमतौर पर उत्तर भारत में बरसात की शुरुआत जून के लास्ट में या फिर जुलाई के महीने में शुरू होती है उत्तर भारत में। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि उत्तर भारत में जो गंगा या यमुना जैसी नदियां हैं, बरसात शुरू होने के पहले ही इनका जलस्तर काफी ऊपर चला जाता है। बरसात शुरू होने के पहले बरसात हुआ नहीं, कड़क धूप हो रही है, मौसम बहुत ही गर्म है, लू चल रही है, कोई बरसात नहीं हो रहा उत्तर भारत में। इसके बावजूद आप देखेंगे कि गंगा यमुना जैसी जो बड़ी नदियां हैं इनमें जल का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है। ये जल कहाँ से आता है? गर्मी बढ़ती है तो हिमालय पर जो हिम की चादर बिछी हुई है ग्लेशियर के रूप में, गर्मी बढ़ने पर पिघलती है और हिमालय से निकलने वाली नदियों को बड़ी मात्रा में जल प्राप्त होने लगता है। तो ये जो बर्फ जमा हुआ है हिमालय की चोटियों पर, वो कहाँ से आता है? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जाड़े की ऋतु में जो हिमपात होता है उसी के चलते हिमालय पर ग्लेशियर की मात्रा बढ़ जाती है। आप समझ गए? ठीक है, सिंपल सी बात है कि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमा जलधारा द्वारा लाया जाता है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा अधिक से अधिक पंजाब से लेकर पश्चिमी बिहार तक की वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। ये हो गया पश्चिमी विक्षोभ। आज का टॉपिक था शीत ऋतु की क्रियाविधि, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। इसमें आपने जाना पश्चिमी विक्षोभ कैसे भारत में आता है और ये काम कैसे करता है, इसके द्वारा वर्षा का वितरण कहाँ कहाँ होता है। जस्ट इसके अगले वीडियो में हम शीत ऋतु की क्रियाविधि में अगला हिस्सा पढ़ाएंगे जो कि है उत्तर पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में 2 जगह वर्षा होती है, उत्तर भारत की पहाड़ी और मैदानी राज्यों में, और दूसरी जगह वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोट मंडल तट पर। तो उत्तर पूर्वी मानसून के विषय में जानने के लिए अगले वीडियो में हमें देखना है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपसे सवाल किए थे, उसके उत्तर मैं आपको फिलहाल दे दूं। जो भी मैंने सवाल किए थे पिछले वीडियो में उसके उत्तर आप जान लीजिए, 1 मिनट लगेंगे। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। मरकत द्वीप की संज्ञा जब अंडमान निकोबार द्वीप को दी जाती है। मरकत द्वीप किसे कहते हैं? मैंने पिछले वीडियो में सवाल किया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच से गुजरता है?
9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के बीच से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूरत किस नदी के मुहाने पर है? ताप्ती नदी के मुहाने पर है या तापी नदी के मुहाने पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप उड़ीसा की किस नदी के मुहाने पर है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा यहाँ पे है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, यहाँ पर है व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहुत से लोगों ने कहा लेह, नहीं, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। मैंने भारत का भूगोल, अवस्थिति और विस्तार जो चैप्टर पढ़ा है, पहला चैप्टर भारतीय भूगोल का, उसमें ये सारे सवाल हैं, सारे सवालों के उत्तर उसमें छुपे हुए। आपने देखा भी, फिर गलती कैसे हो जा रही है समझ नहीं आ रहा। तमाम कमेंट मैंने पढ़े, उसमें लोगों ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है जम्मू कश्मीर में, नहीं लेह नहीं, कच्छ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत की मुख्य भूमि कहां से कहां तक है? जम्मू कश्मीर की जो उत्तरी सीमा है चीन से लगी, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6.4 से लेकर 37.6। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार होता क्या, सब तो बताया जा चुका है, तब भी तमाम लोगों ने गलत उत्तर दिए। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए। यह ग्लोब, ग्लोब पर है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कितना डिग्री है? 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है विषुवत रेखा। यानी यहाँ पे 90 है, 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री अक्षांश। सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री विषुवत, और सबसे छोटी अक्षांश रेखा बिंदु के रूप में दोनों ध्रुवों पर है। तो यहाँ पे 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 करते हुए 90 तक जाता है, और यहाँ भी 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 करते हुए 90 तक जाता है। तो सबसे पहले 1 पड़ेगा, फिर 2 पड़ेगा, फिर 3 पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से भारत यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो भारत का जो दक्षिणी छोर यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है, इसका नाम लेने पर पाया गया है कि 6.4 है। क्या है? दक्षिणी, जो दक्षिणी छोर है, यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है वो है 6.4। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, भारत की स्थिति और विस्तार में जाइए, उस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं कितनी भी बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है? भाई भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है ये तो 6.4 पे है। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां से जो अक्षांश गुजरता है वो है 6.4। लेकिन अराकान योमा पर्वत यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीपों के रूप में निकला हुआ है ना, हमने बताया था, कुछ द्वीपों के रूप में निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उसका भी जो सबसे दक्षिणी छोर है, उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। हमने यहाँ पे गलत बता दिया, ये जो अक्षांश है इसे हम कहते हैं 8.4। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेकर 37.6। लेकिन अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी छोर है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांश है वो होता है 6.4। यानी विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर पहले 6 आएगा, फिर क्या आएगा 7, फिर 8, है ना। यहाँ पे 6.4, फिर 8.4, इस तरह से ऊपर और जाएगा 9, 10, 11, है ना। इसी तरह कर्क रेखा यहाँ गुजरती है तो उसे हम कौन सा अक्षांश कहते हैं? 23.5 डिग्री, है ना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है। तो उत्तर की ओर बढ़ते हुए अक्षांश रेखाओं की संख्या भी, उनकी गिनती भी बढ़ती चली जाती है। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है? 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कन्याकुमारी किस अक्षांश पर स्थित है? 8.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ना। तो इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है? आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बता देंगे।
क्योंकि इंदिरा पॉइंट भारत के मुख्य भूमि पे जो दक्षिणतम छोर है उसे कन्याकुमारी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी के भी दक्षिण में निकला हुआ है, यहाँ तक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन था कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कश्मीर हिमालय, सिडनी बुराड़ एक वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित कर दिया है। यानी यहाँ पे है सिंधु नदी और यहाँ पे है काली नदी, यानी सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय है उसे हम कहते हैं कश्मीर हिमालय। तो वही मैंने क्वेश्चन किया कि कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज के बीच। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच है? सतलज और काली के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, है ना। असम हिमालय तीस्ता और दिहंग के बीच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया? सिडनी बुराड़ ने किया। नेक्स्ट, डलहौजी किस राज्य में है? डलहौजी एक पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, हिमाचल प्रदेश में है। शिमला से कुछ दूरी पर है डलहौजी। अगला सवाल है NH1A राष्ट्रीय राजमार्ग 1A या 1K, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1K या 1A हिमालय की किस दर्रे से होकर गुजरता है? हिमालय जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक शहर है या जिला है जिसे हम कहते हैं जम्मू, और जम्मू कश्मीर की राजधानी यहाँ पर है श्रीनगर। दोनों के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, उसे हम कहते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर एक दर्रा है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय में आती है? मध्य या लघु हिमालय में। तो मध्य या लघु हिमालय की पश्चिमी श्रेणी कहलाती है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी पर एक दर्रा है, दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। इसी दर्रे से एक सड़क गुजरती है जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? NH1A। NH1A बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है। यानी NH1A बनिहाल दर्रे में स्थित जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। ये सब बताया जा चुका है, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने इसके उत्तर सही भी दिए हैं। अगला सवाल है लेह किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। मानसरोवर के पास से निकलती है सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर से गुजरती है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर का लेह है। ओके, अगला है सैडल पीक कहाँ अवस्थित है? सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप में एक चोटी है, सैडल पीक, है ना। आप भारत के स्थिति और विस्तार वाला वीडियो देख सकते हैं। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अगला है ब्लू पीक किस राज्य में, या ब्लू माउंटेन किस राज्य में है? यहाँ मिजोरम में एक चोटी है ना। मिजो पहाड़ियों में, मिजोरम में जो पहाड़ियों से क्या कहते हैं? मिजो लेमाटोल पहाड़ियां कहाँ हैं? मणिपुर में, है ना। मिजो, लेमाटोल, नगा, पटकोईबोम पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो मिजोरम में जो मिजो पहाड़ी है उस पर एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू पीक या ब्लू माउंटेन। अगला है मासिन राम सिलांग पठार के किस पहाड़ी पर स्थित है? दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम किस राज्य में है? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में कौन सा पठार है? शिलांग या मेघालय पठार। मेघालय पठार पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो बीच की जो पहाड़ी उसे खासी कहते हैं। खासी पहाड़ी पर एक स्थल है मासिन राम में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा मासिन राम में होती है, या एक ही दिन में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। किस पहाड़ी पर है? शिलांग पठार पर, खासी पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी जब ठंडी हुई तो सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ था? पृथ्वी शुरू में आग का गोला थी, धीरे धीरे बरसात हुआ, ठंडी हुई तो सबसे पहले लावा के जमने से, बिल्कुल लावा था पृथ्वी, तो लावा के जमने से किन चट्टानों का पहले निर्माण हुआ था? आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद पुरप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ था। उसके बाद विंध्यन चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ, है ना। इस तरह से करके अलग अलग भारतीय चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो सभी सवालों के उत्तर मिल गए। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। एक चीज और, मैं आपसे जो भी सवाल करूं ऐसा करिए कि उसका प्रश्न और उत्तर एक अलग कॉपी में या अलग पेज पर लिखते हुए चलिए।
निश्चित रूप से मैं जो सवाल करता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन्हें भी आप लिख लिया करिए, छोड़ा मत करिए, उनके उत्तर सहित प्रश्नों को लिख लिया करिए। अगले वीडियो में भारतीय जलवायु या वर्षा या भारतीय मौसम के साथ में बाकी हिस्से, बाकी जो बचे हुए हिस्से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है, नमस्कार।